छान दिसतंय. जाधव सर हा सुरू करा. ठीक आहे. नमस्कार. विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी IQAC अंतर्गत हिंदी विभाग आयोजित ऑनलाइन नाट्यशास्त्र प्रमाण कोर्स का नाट्यशास्त्र प्रमाण पत्र कोर्स का आयोजन किया गया है. इस कोर्स का उद्घाटन 14 तारीख को डॉक्टर गिरीश काशी जी के व्याख्यान से हुआ. आज कोर्स का दूसरा दिन है और इस कोर्स के प्रमुख वक्ता डॉक्टर पंडित बन्ने जी हैं. डॉक्टर पंडित बन्ने जी का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. डॉक्टर पंडित बन्ने MA, MPhil, PhD, DLIT पदवी उन्होंने प्राप्त कर दी गई है और उन्होंने जो अनुसंधान का कार्य किया है, अनुसंधान में MPhil का उनका विषय था उपेंद्रनाथ अश्क के एकांकियों में चित्रित समस्याएं. PhD का विषय था उपेंद्रनाथ अश्क के नाटकों में चित्रित पारिवारिक जीवन. और DLIT की जो उपाधि प्राप्त की गई है तो विषय था समकालीन हिंदी नाटकों में विचार तत्व. उसी के साथ साथ माइनर प्रोजेक्ट समकालीन हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी जनजीवन पर माइनर प्रोजेक्ट किया गया है. उसी के साथ साथ डॉक्टर बन्ने जी ने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया गया है. मुझे लगता है कि उनके प्रकाशित 26 ग्रंथ हैं. कई ग्रंथों का नामोल्लेख मैं करता हूं लेकिन पूरे ग्रंथों का नामोल्लेख नहीं कर सकता, जिसमें हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा, मीडिया और हिंदी कथा साहित्य में दलित विमर्श, मराठी साहित्य और संस्कृति, बाल मनोविज्ञान, दशा और दिशा, संत साहित्य, मानव मूल्य, इसी प्रकार 26 ग्रंथ उनके प्रकाशित है. और इन्होंने जो साहित्य लिखा है, प्रकाशित हुआ साहित्य है, इस साहित्य के अनुरूप ही विशेष रूप से उन्हें सम्मान भी प्राप्त हो चुके गए हैं. हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक राष्ट्रीय पुरस्कार मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली से उन्हें प्राप्त हुआ है. मुझे लगता है कि सम्मान चिन्ह और 1 लाख रुपए के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है. पंडित नंद दुलारी वाजपेयी पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र शासन की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया है. महात्मा ज्योतिबा फुले फेलोशिप सम्मान नई दिल्ली से मिला है. आदर्श शिक्षक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है. सारे पुरस्कारों का यहाँ मैं चित्रण नहीं कर सकता, लेकिन कुल मिलाकर 31 पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किए गए हैं. वे कार्य करते समय डॉक्टर बन्ने जी ने संपादन का भी कार्य कर दिया गया है. पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया गया है. वे विशेष रूप से शोध निर्देशक. इसी के साथ साथ उन्होंने विदेश यात्रा भी की गई है. नेपाल की यात्रा में अध्ययन यात्रा के लिए वे चले गए थे, वे भी यात्रा उन्होंने की गई है. हिंदी साहित्य परिषद के वे सदस्य हैं और वे आज हिंदी विभाग अध्यक्ष
भारत महाविद्यालय जेऊ, इस कॉलेज में वे कार्यरत है। आज सर जी को जो विषय दिया गया है कि नाटक की कथा वस्तु, नाटक की कथा वस्तु देने का हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि सर जी ने पीएचडी की जो उपाधि प्राप्त की गई है, हासिल की गई है, वे नाटक पर ही हासिल कर दी गई है। नाटक के वे ज्ञाता है, जानकार है, और इस वजह से नाटक का जो मूल प्राण होता है कथा वस्तु विषय सर जी को हमने दिया गया है। कारण कथा वस्तु नाटक का प्राण होता है। बिना कथा वस्तु के नाटक की संकल्पना नहीं की जा सकती। एक मैं कहता हूं कि नाटक की कथा वस्तु नाटक की जमीन है। नाटक की कथा वस्तु नाटक की जमीन है, और जिस पर भवन रूपी नाटक की रचना की जाती है। कथा वस्तु नाटक की जमीन है और उस जमीन पर भवन रूपी नाटक की रचना की जाती है, और वह जमीन जिस जमीन पर वक्ता अपने विचारों के माध्यम से भवन तैयार कर सकता है, और उसी का लाभ सभी छात्राओं को हो सकता है। तो मैं विनती करता हूं और स्वागत भी करता हूं कि डॉक्टर बन्ने जी सर जी को, कि आप नाटक के अपना जो विषय है कथा वस्तु, इस कथा वस्तु के बारे में अपना मंतव्य, अपना विचार प्रकट करें। धन्यवाद। नमस्कार। सर नमस्कार। आवाज आ रही है? बोलिए सर। सर आवाज आ रही है क्या? क्लियर? हाँ, आवाज आती है, ठीक है, सुंदर आवाज है सर, बोलिए आप। ओके सर, ओके ओके। ओके ओके। विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी के माननीय प्राचार्य जी डॉक्टर महेंद्र कदम सर जी, हिंदी विभाग के प्रमुख मेरे मित्र डॉक्टर झाकिर हुसैन मुलानी जी, मित्रवर डॉक्टर नेताजी कोकाटे जी, मित्रवर प्राध्यापक अनिल जाधव जी और डॉक्टर अनिल साळुंके जी, सभी अध्यापक, सभीयों का मेरी ओर से सभी का प्रणाम। मुझे विषय दिया गया है नाटक की कथा। नाटक एक अत्यंत प्राचीन विधा है। साहित्य दुख से मुक्ति दिलाता है। वह मन को स्वस्थ और उत्साहपूर्ण बनाता है। वह हमारे संस्कार का निर्माण करता है। स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि को दूर करता है। मानवता की पहचान करता है। निराशा की दशा में आशा का संचार करता है। यही साहित्य का मूल उद्देश्य होता है। साहित्य के अनेक विधा है। नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, महाकाव्य हो, खंडकाव्य हो, रिपोर्टाज हो, आत्मकथा हो, अनेक विधाओं का विकास होता हुआ हमें दिखा देती है। जिस प्रकार से समाज बदलता है, उसी प्रकार साहित्य का स्वरूप भी बदलता हुआ हमें दिखाई देता है। नाटक अत्यंत प्राचीन विधा होने के कारण बचपन से हम मोहल्ले, गांवों या शहरों में कुछ नाटक हम देखे होंगे, हम देखा है। जैसे अनेक नाटक देखकर हमें समझ में आता है कि किसी महापुरुष के जीवन की घटनाओं का अनुकरण किया जाता है। वास्तव में नाटक के मूल
मूल में अनुकरण या नकल का भाव है। नाटक की कथा वस्तु ठोस और सुशब्दबद्ध होनी चाहिए। नाटक की घटनाएं, प्रसंग या स्थितियां परस्पर सुसंबद्ध और नाटक के मूल भाव एवं चरित्र को उजागर करने में सहायक है। नाटक एक ऐसी विधा है, नाटक काव्य का सर्वाधिक रमणीय रूप है। जैसे काव्येषु नाटकम रम्यम कहा जाता है। नाटक मानव अभिव्यक्ति का सशक्त एवं दृश्य काव्यों में नाटक सर्वश्रेष्ठ है। नाटक को पंचम वेद कहा जाता है। भरत मुनि ने योग, कर्म, सौंदर्य शास्त्र और समस्त शिल्पों का नाटक में समावेश होता है। नाटक के द्वारा देश की सांस्कृतिक परंपरा की रक्षा होती है। इतिहास, पुराण, सभ्यता का विकास सभी कुछ नाटकों के द्वारा हमारी आंखों के सामने उपस्थित रहता है। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक है। नाटक साहित्य का एक अभिन्न अंग है। मानव जीवन अपने प्रत्येक रूप में नाटक है। मानव जीवन का जो प्रत्येक रूप जो है वह नाटक ही है। अखिल विश्व उसका रंगमंच है। अखिल विश्व उसका रंगमंच है। नाटक समसामयिकता के साथ जोड़ता है। नाटक मानव जीवन की अंत चेतना का अभिनयात्मक रूप है। नाटक का जो नायक जो होता है वह व्यक्तिगत जीवन नहीं जीता है, वह तो समाज का प्रतिनिधित्व करता है। दर्शक पल भर के लिए दुख को भूलकर नाटक में आए नायक का या पात्रों का जीवन जीने लगता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा है, मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबौद्यम युक्ति मनोरुत्य योजम भौरसा कृत मार्गा संधि संधान युक्तम सह भक्ति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणम। जैसे नाटक कैसे हो, उच्चारण सौंदर्य लावण्य हो। गूढ़ शब्द का अर्थ इसमें नहीं होनी चाहिए। सभी पाठक अभिभावक सुखदायी हो। नृत्य, लय, संगीत, तालबद्ध को रचना को महत्व देना चाहिए। अनेक अनेक पद्धतियों से रसों की स्थापना इसमें होनी चाहिए। सामाजिक शब्दों की आयोजना इसमें होनी चाहिए। नाटक की जो ढांचा जो होती है, जो नाटक के जो तत्व है, भारतीय तत्व और पाश्चात्य तत्व, हम दोनों को हम तुलनात्मक दृष्टि से हम देखेंगे। भारतीय तत्व में कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, रस, उद्देश्य, अभिनय ये तत्व होते हैं। और पाश्चात्य दो तत्व है, कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली और अभिनय और संघर्ष। इनके पाश्चात्य नाटक के तत्व होते हैं।
इस प्रकार भारतीय और पाश्चात्य नाट्य तत्वों में कई दृष्टि से हमें समानता दिखाई देती है। पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों ने केवल रस को तत्व के रूप में स्वीकार करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया है। उसमें तो तत्व जो होते हैं, कथा वस्तु उसमें प्रमुख तत्व है। भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण में कोई विशेष अंतर नहीं है, अंतर केवल संघर्ष विषय में है। भारतीय आचार्य संघर्ष का अधिक महत्व नहीं देते हैं। पाश्चात्य आचार्यों ने संघर्ष को नाटक का आरंभ माना जाता है। पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों ने नाटक के कथा वस्तु को विकास की 5 अवस्थाएं मानी जाती है। जैसे प्रारंभ, विकास, चरम सीमा और उतार, समाप्ति। ये 5 तत्व पाश्चात्य विद्वानों ने कथा वस्तु की माने। नाटक को आगे बढ़ने के लिए नायक की आवश्यकता होती है। नायक में नायक और प्रतिनायक, नायिका तथा अन्य स्त्री पात्र के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नाटक का प्रधान पात्र जो होता है नायक होता है। ये जो होते हैं काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। नाटक के जो कथा वस्तु होती है, भारतीय आचार्यों द्वारा नायक के 4 प्रकार माने गए हैं। ये जो है काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम विचार कर रहे हैं। काव्य शास्त्र में जो नायक किस प्रकार से होती है, आज के युग में नायक का स्वरूप बदल गया है, लेकिन प्राचीन काल में जो नायक होता है उसके 4 प्रकार माने जाते हैं। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदात्त। लेकिन यह नायक कैसा होना चाहिए? यह नायक जो है बलवान, गंभीर, क्षमावान, मितभाषी, स्थिर तथा विनम्र होता है, जैसे धीरोदात्त में। जैसे राम तथा भरत का चित्रण इसमें हमें दिखा देती है। ऐसे है वो बलवान है, गंभीर है, क्षमावान है, मितभाषी है, विनम्र होता है, राम और भरत। धीर ललित, यह नायक शांत, मृदु और कला प्रिय और सुखी होता है। धीर प्रशांत, यह नायक शांति प्रिय, धैर्यशाली, कोई ब्राह्मण हो। धीरोदत्त, यह नायक घमंडी होता है, प्रचंड सूर, मायावी, चंचल, धूर्त और आत्मप्रशंसक होता है। लेकिन समय किस प्रकार से बदलता है, उसी प्रकार नायक का स्वरूप भी बदलता हुआ हमें दिखाई देता है। ये काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम विचार कर रहे हैं। लेकिन आज के नायक जो है धीरोदत्त नहीं है, धीर ललित नहीं है, लेकिन एक मजदूर भी नायक हमें नाटक में दिखाई देता है। एक स्त्री पात्र भी हमें नाटक के कथा वस्तु के रूप में हमें दिखाई देती है। एक किसान के रूप में हमें नायक दिखाई देता है। लेकिन प्राचीन काल में नायक उच्च कुलोत्पन्न हो, ये बात समय के अनुसार हटकर आज के नाटकों में ये परिस्थिति बदलता हुआ हमें दिखाई देती है। कथा वस्तु में बदलता हुआ ये परिस्थिति हमें दिखाई देती है। लेकिन उसमें कथा वस्तु बोले तो उसमें संवाद आ जाती है। कैसे संवाद है? मन की सारी बातें जो होती है ये संवाद के माध्यम से आगे कथा वस्तु चलती रहती है। कथोपकथन पात्रों के अनुरूप होने चाहिए। जो अनपढ़ पात्र है अनपढ़ भाषा ही बोलना चाहिए। जो शहरी पात्र है वह महानगरी पात्र है महानगरी भाषा ही बोलनी चाहिए। इस प्रकार से इसमें कथोपकथन इसमें होती है, उसमें छोटे छोटे कथन हो, संवादों में सरलता होनी चाहिए
पात्रानुकूलता होनी चाहिए, सार्थकता उसमें होनी चाहिए, उसमें चतुरता होनी चाहिए। इस प्रकार से इस संवादों के माध्यम से कथा को आगे बढ़ता हुआ हमें दिखा देती है। नाटक में देश काल वातावरण चित्रण होना आवश्यकता है। शिवकालीन नाटक है, शिवकालीन नाटक में मोटारों और विमानों का वर्णन न आएगा, नहीं होता है, मोटारों का वर्णन नहीं होता है, विमानों का वर्णन नहीं होता है। और भगवान राम को सूट बूट में दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन पात्रों के अनुसार या देश काल के अनुसार उसमें पात्रों की रचना उसमें होनी चाहिए। प्रत्येक युग की, प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति और सभ्यता होती है, उसी के अनुरूप वो कथा वस्तु में पात्र आना आवश्यकता है। पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों ने देश काल वातावरण में एक रूप बनाने के लिए संकलनत्र का व्यवस्था की गई है। पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों ने ग्रीक नाटकों में संकलनत्र 3 प्रकार माने जाते हैं, जैसे स्थल एकता, समय एकता और कार्य एकता। स्थल एकता में एकता के अनुसार नाटक के घटना एक ही घटना पर घटित हो। एक दृश्य दिल्ली का हो तो दूसरा दृश्य मुंबई का न हो। दूसरा जो है समय एकता, समय एकता के अनुसार नाटक की घटना एक ही दिन में घटित हो। एक घटना के बाद फिर वर्षों बाद उसी घटना का चित्रण नाटक में न हो। कार्य एकता, कार्य एकता यानी मुख्य कथा और प्रासंगिक कथाओं का एक उद्देश्य, एक सिद्धांत हो, सहायक कथाएं और मुख्य कथा में बाधक न बने। इस प्रकार से उसमें देश काल वातावरण में जो पाश्चात्य विद्वानों ने इस 3 संकलन का उन्होंने उसमें उपयोग किया गया। जैसे नाटक की कथा वस्तु में जो भाषा कैसी होनी चाहिए, कथानक का जो विकास जो है कई प्रकार से किया जाता है। कथा में, कथा को नाटक में प्रकट करने की जो पद्धति है वह उसे शैली कहा जाता है। कथा मौलिक होती है, कल्पित होती है, समांतर होती है, उपकथा होती है। इस प्रकार से उसकी कथा वस्तु में भाषा शैली का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, इसका उदाहरण इसमें दिया गया है। कथा के सारे चरित्र चित्रण करना होता है, उसमें गुण दोष न्याय अन्याय धर्म अधर्म के बारे में चित्रण होता है। जो नाटक बोले तो अभिनय आ जाता है। भरत मुनि ने अभिनय के 4 प्रकार बताए, अंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अंगिक अभिनय जो पात्र विभिन्न अंगों के माध्यम से अनेक भावों की अभिव्यक्ति करता है, मुख द्वारा किए गए हाव भाव, अंगिक अभिनय। वाचिक अभिनय, वाणी द्वारा व्यक्त किए गए भाव आते हैं। आहार्य अभिनय, इसमें वेशभूषा, परिधान और सौंदर्य प्रदर्शन सामग्री आदि आते हैं। और सात्विक, कायिक अभिनय में चेष्टा, गीत तथा अन्य लौकिक क्रियाकलापों का अभिनय आता है। इस प्रकार से यह अभिनय की जो बात जो होती है, यह बात हमें इस नाटक में होनी चाहिए। जो नाटक लिखते समय
या नाटक की कथा वस्तु जो होती है उसमें श्रृंगार, वीर, करुण किसी एक की प्रधान रस का वर्णन उसमें होनी चाहिए। भरत मुनि के अनुसार नाटक के लिए 8 रस प्रमुख बतलाए गए हैं। कोई नाटक लिखा जाता है, कोई कथा वस्तु लिखी जाती है, कोई कहानी लिखा जाता है, कोई एकांकी लिखी जाती है, कोई इसमें उद्देश्य प्रमुख होते हैं। नाटक जो है मनोरंजन की वस्तु है, फिर भी उसमें समाज की पद्धतियों के यथार्थ नग्न चित्रण करना, जीवन की व्याख्या करना, कोई आदर्श हमारे सामने रखना, पाठकों के सामने रखना, यह नाटक का उद्देश्य हुआ करता है। कथा वस्तु, हम कथा वस्तु पर विस्तार से हम विचार करेंगे। इन तत्वों के आधार जो नाटक होती है, लेकिन उसमें कथा वस्तु जो है वो रीढ़ की हड्डी है। कथा वस्तु बन्ने सर, तुमचा माईक बंद झाला. बन्ने सर, हॅलो, माईक. बन्ने सर, माईक सुरू करा तुमचं. माईक बंद आहे तुमचा. हा, झाला सुरू. हेलो, हो, झाला चालू झालं. सर आवाज आ रहे? हो हो हो, आ रही, शुरू करिए. ओके सर। कथा वस्तु के जो आधार जो है प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, ये कथा वस्तु के आधार माना जाता है। प्रख्यात जिस वस्तु का आधार इतिहास, पुराण, परंपरा से चली आती है वह प्रख्यात है। उत्पाद्य जो कथा वस्तु नाटककार की कल्पना की उपज होती है वह प्रख्यात है। जैसे जो मिश्र जो है, मिश्र कथा वस्तु वह है जिसमें इतिहास और कल्पना दोनों प्रकार के कथाओं का सम्मिश्रण होता है। जैसे अभिज्ञान शकुंतला का आधार महाभारत है। अभिज्ञान शकुंतला का आधार जो है महाभारत है। अरस्तु ने भी कथानक को 3 आधार बताए गए हैं, जैसे दंत कथा, कल्पना और इतिहास। ये 3 कथा बताए गए हैं। अभी हम कथा वस्तु के प्रकार हम देखेंगे। कथा वस्तु के 2 प्रकार होती है, उसमें आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। आधिकारिक कथा का जो संबंध जो है नाटक के नायक से होता है,
इसका संबंध फल प्राप्ति के कार्य से होता है। नाटक के प्रमुख पात्र नायक का प्रश्रय ग्रहण किए रहती है। जैसे जो नाटक में, जैसे रामायण में राम की कथा, राम की कथा जो है आदि से अंत तक वो चलती रहती है, वह आधिकारिक कथा है। जो गौण कथा या प्रासंगिक कथा जो है, प्रासंगिक कथाओं का उद्देश्य आधिकारिक कथा वस्तु को विकसित करने में सहायता पहुंचाना। जैसे रामायण में सुग्रीव की कथा, जो बीच बीच में जो कुछ प्रसंग आ जाते हैं उसे प्रासंगिक कथा कहा जाता है। कथा वस्तु के, अभी हम देखेंगे कथा वस्तु के रूप। अभिनय की दृष्टि से कथा वस्तु के दो रूप होते हैं, वाच्य और सूच्य। वाच्य और सूच्य रसहीन एवं रंगमंच के अयोग्य वस्तुओं की केवल सूचना दे दी जाती है, उनका अभिनय नहीं होता। जैसे मृत्यु, राष्ट्र विप्लव, स्नान, भोजन आदि सूच्य विषय है। इनका रंगमंच पर अभिनय नहीं होना चाहिए, ऐसे काव्य शास्त्रियों ने बताया गया है, भारतीय काव्य शास्त्रियों ने। सूच्य कथा जो है, कथा वस्तु के साधनों में अर्थोपेक्षक कहते हैं, उसमें 5 प्रकार माने गए हैं। निष्कलंबक, जिसमें पुरोहित, कंचुकी आदि प्रथम श्रेणी अथवा संकर अर्थात मध्यम श्रेणी अथवा निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा संस्कृत में नायक की मुख संधि के भीतर अर्थात प्रारंभ में बीती हुई अथवा आने वाली घटनाओं की सूचना दी जाती है, वह दृश्य निष्कंभक कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो है प्रवेशक। प्रवेशक का प्रयोग 2 अंगों के बीच होता है। इसमें भूत और भावी कथाओं का सूचना मिलती है। वह प्राकृत या बोलचाल की भाषा में जिसमें अभिनय कथा भाग की सूचना दी जाती है, उसमें प्रवेशक कहते हैं। प्रवेशक का प्रयोग 2 अंकों के बीच में भी हो, परंतु प्रथम अंक के आदि में नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो है चुलिका है। चुलिका, जहां नेपथ्य पर्दे के पीछे उत्तम, मध्यम या अधम श्रेणी के पात्रों द्वारा सूचना दी जाती है, उसे चुलिका कहा जाता, चुलिका होती है। अंकावतार, अगला चौथा जो है अंकावतार, जहां बिना पात्रों को बदले हुए पहले अंक में काम करने वाले पात्र जो होते हैं, वो बाहर जाकर फिर रंगमंच पर आ जाते हैं और आने वाले अंक की सूचना देते हैं, वहां अंकावतर होता है। 5वां जो है अंकाश्य या अंकमुख, जहां किसी अंक के अभिनय की समाप्ति पर आगे आने वाले अंक की कथा की सूचना दी जाती है, वहां पर अंकश या अंकमुख होता है। इसी प्रकार से अगला जो है कथा संगठन की कार्यावस्थाएं। कथा संगठन की कार्यावस्थाएं फल प्राप्ति के लिए किए जाने वाला कार्य व्यापार है। यह नाटक में
प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तृत रहता है। इस विस्तार के 5 भाग किए गए हैं, जिसमें कार्य अवस्था उसे कहा जाते हैं। इसमें 5 भाग होते हैं: प्रारंभ, प्रयत्न, प्रात्यक्ष, नियताप्ति और फलागाम। ये 5 भाग होते हैं। प्रारंभ क्या है हम देखेंगे। जब नायक और नायिका की तीव्र इच्छा किसी फल की प्राप्ति के लिए व्यक्त होती है, प्रारंभ। जो फल प्राप्ति की इच्छा व्यक्त होती है, उस अवस्था का नाम जो है प्रारंभ है। प्रारंभ के बाद प्रयत्न आ जाता है, प्रयत्न, जिसमें फल प्राप्ति के लिए शीघ्रता पूर्वक उद्योग किया जाता है, वो प्रयत्न है। फल प्राप्ति का उद्योग किया जाता है, उसे प्रयत्न कहा जाता है। प्रत्यक्ष, जहां आशंका और बाधाओं के साथ किंचित फल प्राप्ति की आशा बांधती हो, वह प्रत्यक्षता है। नियताप्ति वह अवस्था है जिसमें रुकावटों को दूर होने पर फल की प्राप्ति का निश्चय हो जाता है, उसे नियताप्ति कहा जाता है। अंत में जो 5वां जो है फलागाम, जिसमें उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और सभी अभिलाषित फल प्राप्त हो जाते हैं, वह फलागम की अवस्था कहा जाता है। पाश्चात्य नाट्यशास्त्रियों में अरिस्टोटल ने पोएटिक्स ग्रंथ में 5 अवस्थाएं बताए गए हैं, जैसे एक्सपोजिशन, इंसिडेंट, क्राइसिस, डिनोमा, कैट्रोस्कोपी। इस प्रकार से उनके 5 अवस्थाएं बताई गई है। इसके बाद जो है अर्थ प्रकृतियां नाटक के प्रयोजन, फल तथा लक्ष्य की गतिविधि का पता चलता है। अर्थ प्रकृतियां कथा वस्तु के अंग है। उसमें पहला जो है बीज। कार्य का फल वह हेतु है जो आरंभ में अंत तक सूक्ष्म होता है, बाद में विस्तृत हो जाता है। जिस प्रकार छोटा बीज आगे बढ़कर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार का कथा वस्तु का बीज भाग भी उसे बढ़ाने में सहायक होता है। दूसरा जो है बिंदु। प्रधान कथा का बीज के द्वारा सूत्रपात हो जाने पर जो भाग कथा को आगे बढ़ाता है, वह बिंदु कहलाता है। जिस प्रकार जल पर तेल का बूंद फैल जाता है, उसी प्रकार कथा वस्तु के बिंदु में भी प्रसार देखा जाता है। इसी प्रकार अगला जो है, पताका। मुख्य कथा के साथ दूर तक चलने वाली प्रारंभिक कथा पताका कहलाती है। मुख्य कथा के साथ दूर तक चलने वाली प्रासंगिक कथा पताका कहलाती है। उदाहरणार्थ रामचरितमानस में सुग्रीव की कथा। अगला जो है, चौथा जो है प्रक्रिया। मुख्य कथा को बहुत कम अंश में व्याप्त रखने वाली कथाएं प्रक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरणार्थ अभिज्ञान शाकुंतल के 6ठे अंक में दास और दासी का वार्तालाप। अगला 5वां जो है कार्य, जिसकी सिद्धि के लिए समस्त प्रयास होते रहते हैं और जो कथा वस्तु में अभिष्टित है वही कार्य है। जैसे रामायण में
रावण का वध ही एकमात्र लक्ष्य है जिस ओर सारी क्रियाएं निर्दिष्ट है। अगला जो है संधिया। नाटक में कुछ स्थलों पर अवस्थाओं के साथ कार्य प्रकृतियों का संयोग होता है। ऐसे स्थलों को ही विभिन्न संधियों का नाम दिया जाता है। संधियों के 5 भेद है, जैसे मुख, प्रखिमुख, गर्भ, ये 5 भेद माने जाते हैं। इस प्रकार कथा वस्तु का हम विस्तार से हम विवेचन किए हैं। पाश्चात्य और भारतीय नाट्य शास्त्रियों के दृष्टि से हम देखा है। अभी हम आधुनिक काल के जो नाटककार हैं, काव्य शास्त्रियों ने कुछ तत्वों के अनुसार ही नाटक लिखना चाहिए ऐसे में माना है, लेकिन आधुनिक काल में उसका स्वरूप बदलता हुआ हमें दिखाई देती है। जैसे मैं पहले कहा था, राम कुछ नायक जो है उच्च कुलोत्पन्न हो, परिस्थिति आज नहीं है। नाटक का नायक जो है कोई भी हो सकता है। एक मजदूर भी हो सकता है, एक भिखारी भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, अध्यापक भी हो सकता है। जिस प्रकार समय बदलता है उसी प्रकार साहित्य का स्वरूप भी हमें बदलता हुआ हमें दिखाई देती है। आधुनिक हिंदी के जो प्रवर्तक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में उसमें कल्पना का विवरण नहीं है। जो आधुनिक काल में जो समाज की जो समस्या को है, इस समस्या का जो चित्रण जो है वो हम चित्रण साहित्य में या नाटक में हमें दिखाई देती है। भारतेंदु के नाटक में अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वतंत्रता के लिए आकांक्षा की झलक हमें मिलती है। क्या भारत दुर्दशा हो, अंधेर नगरी हो, भारत जन्य हो, एक राष्ट्रीय प्रेम के रूप में, राष्ट्रीय भावना के रूप में उन्होंने नाटक लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दूरदर्शन नाटक में लिखते हैं, आओ सब मिली रोऊ भारत भाई, हा हा भारत दूरदशा देखी नहीं ना जाए। भारतेंदु ने विदेशी शासन के दुष्प्रभावों और गुलामी की पीड़ा को बहुत ही गहराई से महसूस किया था। देश की आम जन की हालत बहुत ही बुरी थी, उसी का जो चित्रण जो है वह कल्पना करके उन्होंने नहीं लिखा है। लोगों को भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने नाटक लिखा है। भारत दुर्दशा हो, भारत जननी हो या अंधेर नगरी हो, भारतेंदु ने बहुत ही पहले शोषण के साथ इस रूप को वो समझा था। उन्होंने लिखा है, अंग्रेज राज सुख साज सचे अति भारी, पर सब धन विदेश चली जात है खारी। अंग्रेज भारत का धन जो है अपने यहां लेकर चले जाते हैं और यही देश की जनता की गरीबी और कष्टों का मूल कारण है। भारतेंदु ने अंग्रेजों की नीति का खुलासा करते हुए उन्होंने लिखा है, भीतर भीतर सब रस सुचे, भार से तन मन धन मुसे, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। भारतेंदु के संपूर्ण लेखन जो है
वह मूल स्वर जो है साम्राज्यवाद या सामंतवाद के विरोधी थे। जो समय के साथ बदलने वाला जो साहित्यकार होता है, जो ऐतिहासिकता को लेकर नाटक लिखने वाले आधुनिक काल में हमें जयशंकर प्रसाद हमें दिखाई देती है। इतिहास को एक आधुनिकता के रूप में उन्होंने देखा है। कथा वस्तु में प्रसाद जी ने अपने नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य संस्कृतियों की तुलना, भारतीय संस्कृति मूल्यों की उन्होंने स्थापना की है। या चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, नाटकों की संस्कृति, सत्ता और पराधीनता के लिए वो संघर्ष विद्यमान है। इतिहास को लेकर उन्होंने इतिहास को उलझा हुआ है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के हिमायती थे प्रसाद जी ने। उनके नाटकों में हमें क्षमा, दया, प्रेम, सहनशीलता, अहिंसा आदि की भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की उन्होंने स्थापना की है उनके नाटकों में। उनकी कथा वस्तु कहते हैं इतिहास है। इतिहास को उन्होंने आधुनिकता के साथ उन्होंने जोड़ा है। वो राष्ट्रीय भावना से लेकर वे जयशंकर प्रसाद कहते हैं, अरुण है मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। राष्ट्र के नौजवान सपनों को संबोधित कर अलका नायिका कहती है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा स्वयं जलता, स्वतंत्रता पुकारती है, अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बड़े चलो बड़े चलो। प्रसाद जी के प्रत्येक एक पंक्ति जो है उन्होंने देशभक्ति की भावना से उन्होंने नाटक लिखा है। उनके कथा वस्तु जो है राष्ट्रीय भावना से प्रेरणा होकर, राष्ट्रीय भावना से या राष्ट्रीय चेतना से प्रेरणा होकर उन्होंने का नाटक लिखे हैं। कार्नेले के माध्यम से नायिका जो है उनके माध्यम से भारत की जो जयगान कराया है जयशंकर प्रसाद जी ने। यह सपनों का देश है। भारत कैसा है? यह सपनों का देश है। यह त्याग और ज्ञान का पालना है। यह प्रेम की रंगभूमि है। यह भारत भूमि है। क्या यह भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है। यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। इस प्रकार से उन्होंने अपने कथा वस्तु में, कथा वस्तु किस प्रकार से उन्होंने इतिहास को उन्होंने दोहरा कर भारतीय राष्ट्रीय चेतना और मानवता की ओर उन्होंने नाटक कथा वस्तु में वे लिखते हैं। जो कथा वस्तु आधुनिक काल में समकालीन नाटककारों ने कथा वस्तु किस प्रकार से उन्होंने मोड़ लिया है, जनता के साथ उन्होंने जोड़ा है। हर एक पात्र जो है, हर एक नायक जो है, नायिका जो है, हमारे आसपास के जो नायक हमें लगता है उसका जीवंत रूप हमें दिखाई देती है। आधे अधूरे नाटक की जो कथा वस्तु जो है मध्यम वर्गीय एक परिवार की घर के दृश्य से शुरू होती है। मध्यम वर्गीय परिवार जो है, महेंद्रनाथ एक नाटक के नायक है। महेंद्रनाथ है वो निकम्मा है, आत्मविश्वासहीन पुरुष है। परिवार में इसे सम्मान नहीं है। क्यों सम्मान नहीं है? वो व्यवसाय करता, वो निकम्मा हो गया है, बेकार मनुष्य हो गया है। बेकार मनुष्य की हालत कैसी होती है इसका चित्रण जो है मोहन राकेश ने इस नाटक में दिखाया है। इसका मूल कारण जो है आर्थिक स्थिति पर नकार होकर अपनी पत्नी सावित्री पर वह आश्रित है। अपनी पत्नी जो है वह
नौकरी करती है, वो घर चलाती है। सावित्री आधुनिक महत्वाकांक्षी नारी है, इसलिए सभी भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग करना चाहती है। पति महेंद्रनाथ उसकी इन इच्छा पति महेंद्रनाथ उसकी इन इच्छाओं की पूर्ति में वह असमर्थ है, इसलिए वह नौकरी करती है। स्वयं वो घर से बाहर निकल पड़ती है, जीविका पार्जन के लिए नौकरी करती है। उसे लगता है कि पति जो है आधा अधूरा है, इसलिए आधे अधूरेपन पूर्ण करने के लिए वह बाहर जाती है, अन्य लोगों के संपर्क में आती है। उसमें जुनेजा हो, सिंगानिया हो या जगन हो, अन्य पुरुष से वह संपर्क में आती है। फिर भी किसी भी पुरुष ने उसका आधा अधूरा जो जीवन जो है, वह आधा अधूरा जीवन उन्हें पूरा नहीं होता है। इस प्रकार सावित्री के तीन बच्चे की मां होकर नए नए प्रेमियों की ओर आकर्षित होती है। इसका प्रभाव जो है, इसका प्रभाव किस पर पड़ता हुआ है? अपने बच्चों पर पड़ता हुआ हमें दिखाई देती है। इन सब परिस्थिति का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। बड़ी लड़की बिन्नी जो है अपनी मां के ही प्रेमी के साथ भाग जाती है। परिवार का जो प्रभाव जो होते हैं वो अपने बच्चों पर किस प्रकार से पड़ता है, इस नाटककार ने, मोहन राकेश ने हमें दिखाया है। लड़का जो अशोक जो है वह कदम कदम पर विद्रोह करता है, विद्रोह सा दिखाई देता है। आज के युवक का तुलना जो है महानगरीय जीवन के युवक जो है किस प्रकार से होते हैं, इसका चित्रण इसमें किया है। छोटी लड़की किन्नी जो है वह केवल 12-13 वर्ष की आयु में कामुकता का शिकार होकर अश्लील हो उठती है। इस प्रकार से अपने परिवार के वातावरण हमारे बच्चों पर किस प्रकार से पड़ता है, इसका चित्रण जो है इस नाटक में हमें दिखाया गया है, इस आधे अधूरे नाटक में दिखाया गया है। इस प्रकार से जो हम कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में, भीष्म सानी ने जो नाटक लिखा है कबीर के जीवन पर उन्होंने लिखा है। कबीर के जीवन पर कबीरा कड़ा बाजार में भीष्म सानी नाटक लिखा है, उसमें बाह्य आडंबर का उन्होंने विरोध किया है नायक के माध्यम से। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। हिंदू मंदिर जाते हैं, भोग लगाते हैं, मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, मक्का मदीना हज यात्रा करते हैं, परंतु कबीर का मानना है ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। प्रत्येक प्राणी की सांस सांस में वह समाया है, ईश्वर है, घट घट में समाया है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास है। सभी रूप उसका रूप है, ईश्वर का रूप है। लेकिन जनता किस प्रकार से वह मूर्ति पूजा में किस प्रकार से अंधविश्वास में डूबे हुए हमें लगता है। आज भी हमें यही परिस्थिति हमें दिखा देते हैं। ईश्वर को रिझाने के लिए योग वैराग्य जप तम क्रियाक्रम की आवश्यकता आज नहीं है। इस प्रकार से कबीर के माध्यम से भीष्म सानी कबीर खड़ा बाजार के माध्यम से वो कहते हैं, मुंह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे कैलाश में। आज धार्मिक क्षेत्र में अवतारवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, आडंबर का जो बढ़ रहा है, इसका कबीरा खड़ा बाजार के कबीर के माध्यम से इसका विरोध भीष्म सानी ने किया हुआ हमें दिखा देती है। लेकिन कबीर के जीवन पर लिखा हुआ जिस प्रकार से है, काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से कथा जो है किस प्रकार से है, कबीर को भी जीवन पर उन्होंने कथा वस्तु लिखे हैं। समय हो गया क्या सर?
समय अभी है क्या, हो गए? हेलो, है जादव है सर? समय समय है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, शुरू रखो। अभी है 2-3 मिनट में, मैं 5 मिनट में समाप्त कर देता हाँ हूँ। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, बोलिए ठीक है। बोलिए सर जी, बोलिए क्या सर? बोलिए बोलिए आप। ओके ओके, 5 मिनट में समाप्त कर देता हूँ। उपेंद्रनाथ अष्ट जो है नाटक, उपेंद्रनाथ अष्ट अपने नाटकों में मानव जीवन की यथार्थ चित्रण, यथार्थ अनुभूति उनके नाटकों में हमें दिखाई देती है। अष्ट जी के नाटकों की नायिका जो है वह स्वतंत्रता चाहती है। अष्ट जी कहते हैं, नारी न वासना की तृप्ति का साधन मात्र है और न वह किसी पुरुष की संपत्ति है, वह पुरुष की संगिनी है, वह सातिन है। पुरुष और नारी को उन्होंने, उपेंद्रनाथ अष्ट ने बराबर के रूप में उन्होंने देखा है। जो अंजो दीदी जो नाटक उन्होंने लिखा है, अनुशासन प्रिय और नियम बाह्य जीवन, नियमबद्ध जीवन जीने का दुष्परिणाम जो है अपने 10-11 वर्ष के बेटे के नीरज पर हमें दिखाई देते हैं। अपना जो विचार होते हैं हम उस अपने बच्चों पर हम थोप रहे हैं आजकल। उसकी सभ्यता हो, शिष्टाचार हो, जो अनुशासन हो, बच्चों पर हम आज थोप रहे हैं। इसका चित्रण जो है उपेंद्रनाथ अष्ट जी ने अंजो दीदी नाटक में उन्होंने दिखाया गया है। नीरज का स्वप्न जो है क्रिकेट का कप्तान बनाना चाहता है, लेकिन अंजलि जो है उसको आईएएस बनाकर वो कमिश्नर बनाना चाहती है। आज भी हमें यही दिखाई देता। अपना जो सपना जो है हम बच्चों पर थोप रहे हैं। यही परिस्थिति हमें अंजो दीदी नाटक में हमें दिखाई देते हैं। वास्तविक और यथार्थ चित्रण जो है इस नाटक की कथा वस्तु जो है। छठा बेटा नाटक में बसंत लाल रेलवे के अवकाश प्राप्त पदाधिकारी है। वो शराबी और पुराने विचारों के है। सभी बेटों की शादी हो गई है, 5 बेटों अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं, सभी उसे घृणा करते हैं, उसे कोई भी अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। इस नाटक में जो वृद्धावस्था की जो समस्या, जो आज की मूल समस्या जो है, आज के युग की जो मूल समस्या है, इसी के चित्रण पर इस नाटक लिखा है। एक दिन बसंत लाल 10 रुपए लेकर स्वयं बाजार में आटा लाने के लिए चला जाता है। बसंत लाल शराब के नशे में धुप होकर लड़खड़ाते हुए घर लौटता है। हाथ में आटे के बदले 3 लाख रुपयों का लॉटरी टिकट है। माहौल बदल जाता है। बसंत लाल को लॉटरी टिकट 3 लाख रुपए मिल जाते हैं। यह खबर सभी बच्चों को मिल जाते हैं। सभी पुत्र जो है, सभी बेटे जो है, उसमें हलचल मच जाती है। सभी पैसे 5 बेटे ने मिलकर उसे लेते हैं। वैसा पैसा लेकर बाद में बसंत लाल को साथ में रखने के लिए उसे इनकार कर देते हैं। हम किस प्रकार से हम लालची बन गए। आज के पुत्रों की, आज के बेटों की किस प्रकार से हालत है, इसी नाटक में हमें दिखाने का, वास्तविक जीवन को दिखाने का काम जो है इस नाटक में आज के युग के नाटककार ने अपने दिखाई देते हैं। इसे कथा वस्तु किस प्रकार से हमें मनुष्य की ओर, मनुष्य के नजदीक जो है, आज के जो पात्र जो है, आज के हमारे आसपास के या हमारे नजदीकी लगता है, ऐसे पात्र इस नाटकों में हमें दिखाई देते हैं। अगला जो नाटक जो है वह बकरी नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी नाटक में आजादी के बाद कुर्सी की लड़ाई, गांधीवादी मूल्यों का पूर्ण ह्रास हो गई है। हम गांधी जी को लेकर, महात्मा गांधी जी को लेकर हम राजनीति करते हैं। इसी को देखकर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बकरी नाटक उन्होंने लिखा है। आजादी के बाद नेताओं ने गांधी जी की विचारधारा और उनके सिद्धांतों के विपरीत कार्य किए हैं। इस नाटक में दिखाया गया है। नाटक में दुर्जन सिंह, सत्यवीर, कर्मवीर ऐसे ही गांधीवादी नेता है जो झूठ का सहारा लेते हैं,
गरीब अशिक्षित जनता का आदर्श त्याग का उपदेश देते हैं। बकरी है, एक स्त्री की बकरी है, वो बकरी हड़प कर लेते हैं। ये किसकी बकरी है? गांधी जी की बकरी है। सभी को बोलते हैं गांधी जी की बकरी है, वो दूध देने वाली बकरी है। जो राजनीति में गांधी जी के विचार जो है, हम विचार किस प्रकार से हम कर रहे हैं, गांधी जी की मूल्यों के हम विचार जो है रास किस प्रकार से होता हुआ है, इसका चित्रण जो है बकरी नाटक में हमें दिखाई देती है। इस देश के नेताओं का काम जो है गांधी जी के बिना नहीं चलता है, जैसे उनके सिद्धांतों का उन्हें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन नाटक में, बकरी नाटक में गांधी जी के नाम पर खोली गई है बकरी संस्थान, बकरी स्मारक निधि, बकरी सेवक संघ, बकरी संस्थान, जिनकी आड़ में कुछ लोग सरकारी अनुदान एवं धन का दुरुपयोग करते हैं। आज महात्मा बेकरी, महात्मा होटल, महात्मा पान हाउस, महात्मा के ड्राई क्लीनर्स नामक व्यापारिक संस्था खुले हैं। इस प्रकार से गांधी जी के नाम पर हम आज राजनीति करें, उनके विचारों को नहीं है, लेकिन उसका उपयोग किस प्रकार से, नाम का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, उनकी विचारधारा हम छोड़ दिए हैं। इस नाटक में यही दिखाने का जो काम जो है, यही दिखाने का काम हमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया है। हिंदी नाटक व्यक्ति जीवन की विभिन्न स्थितियों का आकलन कर रहा है। शासन और व्यवस्था, सामाजिक कुरीतियों, शोषण की प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, विघटित होते मानव जीवन मूल्य आदि जीवन स्थितियां समकालीन नाटकों की कथा वस्तु के रूप में अपनाया जा रहा है। सामान्य जन की वेदनाओं, संतरासों को स्वतंत्रता के पश्चात नाट्य साहित्य में अभिव्यक्ति मिली है। इस प्रकार जो नाटक जो है आज नाटक सामाजिक आदर्श, नियम, जीवन मूल्य, रीति, संस्कृति एवं सभ्यता आदि के अनुरूप ही नाट्य सृजन हुआ करता है। आज का नाटककार जीवन के नए संदर्भ प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे नया मोड़ देना चाहता है। समकालीन हिंदी नाटकों में पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि का चित्रण हुआ है। मध्यम वर्गीय परिवार का टूटन हो, घुटन हो, टकराव हो आदि घुटन की त्रासदी आधुनिक नाटकों की एक महत्वपूर्ण नाट्यानुभूति बनता हुआ हमें दिखाई देती है। इस प्रकार नाटक की कथा वस्तु जो है, काव्य शास्त्रियों के दृष्टिकोण से कथा वस्तु या आधुनिक काल में किस प्रकार से उसमें बदला हुआ है, ये कथा वस्तु में इस प्रकार से इसमें बताया गया है। मुझे विठ्ठलराव शिंदे महाविद्यालय में जो उन्होंने मुझे नाटक की कथा इस विषय पर बोलने की जो मौका दिया है, मैं प्राचार्य साहब और दोनों मित्र मुलानी सर और जादव सर, सभी का मैं और उनके सभी अध्यापकों का मैं ऋणी हूँ। नमस्ते सर, धन्यवाद सर। हेलो सर। येतोय आवाज सर, मुलानी सर बोला। हाँ, तो मैं आभार ज्ञापित करता हूँ विठ्ठलराव शिंदे आर्ट्स कॉलेज टेंभुर्णी आयोजित नाट्यशास्त्र प्रमाणपत्र ऑनलाइन कोर्स। आज के व्याख्याता मेरे अजीज, प्यारे, मीठे और विद्वान भाई डॉक्टर बन्ने जी। मैं सबसे पहले आभार ज्ञापित करूंगा मेरे कॉलेज के प्रधान आचार्य डॉक्टर महेंद्र कदम जी का।
उसकी वजह है क्योंकि कॉलेज में जितने भी समारोह हैं, उस समारोह के वह बीज है, उनकी ही प्रेरणा है। उनकी प्रेरणा से यह नाट्य शास्त्र का जो कोर्स है यह आयोजित करने में हम शायद सफल हो सकते हैं। मैं उनके प्रति सबसे पहले आभार ज्ञापित करता हूँ। उसके उपरांत आज के जो विद्वान मेरे मित्र हैं, प्यारे हैं, मीठे हैं, फिर से एक बार कहूंगा कि जिनकी अभिव्यक्ति बेहद सुंदर रही, क्योंकि नाटक के बहुत अच्छे वह प्रेमी है, इसीलिए तो उनका एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसॉफी नाटक पर हुआ। उनका पीएचडी का काम भी नाटक पर हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने जो डिलीट प्राप्त की है वह भी नाटक पर की है। आज जितने भी प्रतिभागी मेरे छात्र एवं छात्राएं हैं, जो मीठे मीठे बहुत प्यारे प्यारे हैं, वह सब बेहद खुश होंगे। खुश इसलिए होंगे कि आज उनका जो पाला पड़ा एक अच्छे विद्वान के साथ, क्योंकि डॉक्टर पंडित बन्ने जी ने जिन संदर्भों को बच्चों के सम्मुख रखा हुआ है, मैं बस उनको सुनता ही रहा और उनकी मीठी वाणी ने सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसीलिए मैं अपने कॉलेज की ओर से, मेरे विभाग की ओर से, मेरे सभी अध्यापकों की ओर से डॉक्टर पंडित जी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। इस नाट्यशास्त्र कोर्स में जितने भी प्रतिभागी मेरे छात्र एवं छात्राएं हैं, उनके प्रति भी मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। मेरा जो स्टाफ है, जिनका हमेशा हमें सहयोग रहता है, उनके सहयोग के बिना हमारे कॉलेज पर कोई भी कार्यक्रम संभव नहीं है। मैं अपने सभी अध्यापक भाई बहनों का आभार ज्ञापित करता हूँ। और जो लोग इस नाट्यशास्त्र कोर्स से जुड़े हैं, जितने भी शोलापुर विद्यालय में अध्ययन मंडल और हिंदी प्राध्यापक परिषद के जितने भी सदस्य हैं, अध्यापक हैं, जिन्होंने इस नाट्यशास्त्र कोर्स को पूरा करने में मुझे सहयोग दिया, मेरे विभाग को सहयोग दिया, मेरे कॉलेज को सहयोग दिया, उनके प्रति भी आभार ज्ञापित करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। मैं अपने प्रधान आचार्य की आज्ञा से यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।